being custodian of the jewel to refuse to honor the delivery on the promise premise that Alia was admitted to the mental hospital and therefore her earlier agreement to sell the jewels was not valid. जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसके अंदर कुछ इस तरह से बात हुई है कि एक लड़की ने अपने ख़ानदानी जायदाद उसने कोई सोना वगैरह था वो उसने बेच दिया, तो डिस्काउंट प्राइस पे, बड़ी थोड़ी सी प्राइस पे। तो जब दूसरी लड़की उससे अगले दिन डिलीवरी लेने के लिए गई तो उसके भाई ने ये कह के मना कर दिया कि जनाब मेरी जो बहन है वो तो पागल है, उसको तो हमने मेंटल हॉस्पिटल जमा करवाया, तो इस वजह से उसने जो भी तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया वो गलत है। तो अब इसमें आपने बताना है कि क्या ये एग्रीमेंट जो है वो ठीक था या गलत था, मतलब वो जस्टिफाइड है उसका भाई या नहीं। तो यहाँ पे आपने कहना है कि जनाब अगर हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट अगर वो पागल थी, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट अगर वो मेंटल हॉस्पिटल में यानी कि मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी या पागल थी वैसे ही, तो वो जस्टिफाइड है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बंदा लुनेटिक है, जिसको दिमागी मसला है, वो अपने उस टाइम पे कि जिस टाइम पे जनाब वो अनसाउंड माइंड नहीं है उस टाइम पे एग्रीमेंट करेगा तो ठीक होगा, ठीक है। अगर अनसाउंडनेस के सिचुएशन में कोई किसी किस्म का एग्रीमेंट करेगा तो वो गलत होगा। तो अगर तो उस टाइम पे जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था वो लड़की पागल थी, तो हम क्या कहेंगे कि जनाब वो एग्रीमेंट गलत है, उसका जो भाई है बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम जब उसने एग्रीमेंट किया था तो उस टाइम पे उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, वो पागल नहीं थी, पागल बाद में हुई है, एग्रीमेंट के टाइम पे उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे वो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो हमने अपनी जजमेंट दी ना, इसमें प्रोवीन क्या था? इसमें क्योंकि उसका सिनेरियो उस तरह से आया, उसने कहा जी उसके भाई ने कहा कि वो पागल थी तो हमने उसको मेंटल हॉस्पिटल जमा करवाया, तो क्या वो जस्टिफाइड है? तो हम यहाँ पे कहेंगे जी बिल्कुल जस्टिफाइड है, और जस्टिफिकेशन की हम नीचे रेलेवेंस दे देंगे। अगर आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड नहीं है तो फिर आप नीचे अजम्पशन लेंगे, तो अजम्पशन के ऊपर हमारा लॉ नहीं चला करता। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? ये लिटिगेशन। जी लिटिगेशन, क्या लिटिगेशन का मतलब है लीगल प्रोसीडिंग्स, केस करना किसी के खिलाफ। ये जो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाए थे, क्या कहते हैं, माइनर की assumptions वाले, नॉट अजम्पशंस नहीं provisions। जी। यहाँ ना हम बड़े करके लिखे हुए, तो हम सिर्फ provision देंगे कि आगे एक्सप्लेनेशन भी देंगे? नहीं, प्रोविजन जो यहाँ पे ज़्यादा बड़े करके लिखे हैं वो बेसिकली उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ जो मैंने शॉर्ट वर्ड में आपको लिख के बताया, ठीक है। तो अगर तो वो लीगल प्रोविजन आपसे पूछता है, क्योंकि पढ़ना तो आपने ये है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, व्हाइट बोर्ड पर मैं जो लिखता हूँ वो अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, पढ़ना आपने बुक से है। इसीलिए जब भी आपसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्रोविजंस के बारे में पूछा जाएगा तो आपने ये प्रोविजंस लिखनी है। लेकिन अगर आपको वो केस स्टडीज़ के बारे में पूछता है तो आप जैसे हम व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने पढ़े हैं तो उसका सोल्यूशन में किस तरह की उन्होंने बातचीत की है कि जो अंडरस्टैंडेबल ना हो, ओके। सीक्वेंस का देखिए, सीक्वेंस का मसला नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि केस स्टडी को सॉल्व करते हुए सिर्फ 3 चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना, 3 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ पहले है, कौन सी चीज़ बाद में है, दैट डजंट मैटर। आपने डिसीजन पहले दे दिया, रेलेवेंस बाद में लिख लिया, रेलेवेंस आपने पहले भी दे दिया, डिसीजन एंड पे लिख दिया, दैट डजंट मैटर, ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? एडिक्वेसी की मैंने आपको फिलहाल एग्जांपल दी थी एक, इवन अभी भी हम एग्जांपल कर सकते हैं कोड। आपके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स कितने का है? कितने का जी? एनीबडी एल्स? 5.5 लाख रुपए का। अगर आपको मैं 5,500 रुपए का आईफोन 15 प्रो मैक्स बेचूं तो क्या वो एग्रीमेंट गलत हो जाएगा? इस बेस पे कि जनाब 5,500 का तो आता ही नहीं है, क्या एग्रीमेंट गलत होगा?
एग्रीमेंट एडिक्वेसी की बेस पे गलत नहीं होगा। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है जो चीज जो है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू लगाई जाए, ठीक है, जितनी उसकी पेमेंट, जितनी उसकी प्राइस है उसकी वैल्यू के हिसाब से मैनेज की जाए। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि अगर कोई प्राइस इनएडिक्वेट है, कोई कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है किसी चीज के बारे में, तो क्या उस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट गलत हो सकता है? तो हम कहते हैं नहीं। हाँ, वो डाउटफुल जरूर हो सकता है, वो एज ए प्रूफ हम पेश कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं हो सकता है सर यहाँ पे टाइपिंग एरर हो चुका हो, आपने 5.5 लाख लिखना हो 5,500 लिखा गया, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। जी बेटा, यस सर। इसके बाद जी ऑल ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोगों का टेस्ट भी है आज, तो अगर इस वजह से किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा सारे बच्चे टेस्ट देंगे और ये वाला टेस्ट इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इस तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सारे बच्चे टेस्ट देंगे, टेस्ट में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। भाई हम आपको डिस्काउंट देना चाहते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग आपके ऊपर है आपने कितना डिस्काउंट लेना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जनाब थोड़ा सा आगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन हमने पढ़ लिया था जनाब, उसकी एक्सेप्शंस देख ली थी, नो कंसिडरेशन, नो एग्रीमेंट, उसके हमने एक्सेप्शंस देखी थी, गालिबन 4 एक्सेप्शंस थी उसकी, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग आते हैं, हमने पढ़ा था कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, याद है? कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। हम कहते हैं जी कंसिडरेशन लॉफुल का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जिसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल होती है। तो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट दोनों जो है वो अनलॉफुल कब होंगे? अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव, कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्टिव है और जो मेरी कंसिडरेशन है वो दोनों के दोनों अनलॉफुल कब कंसिडर किए जाएंगे? तो सबसे पहला सिचुएशन, व्हेन अ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव of agreement is considered unlawful if number 1 situation, it is forbidden by law. फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, ममनू। अगर ऐसी कंसीडरेशन या ऑब्जेक्टिव जिससे कानून मना करता हो, हम उसको क्या कहेंगे? ये जनाब अनलॉफुल कंसीडरेशन है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा, मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ एग्रीमेंट करता है किस चीज का? मिस्टर ए लाख रुपया देगा, किस चीज के लिए? शाबाश, देखो बोला भाई हमारा, सॉरी चर्सी नहीं, चर्सी बोला, तो वही तो कह रहा ना, चर्सी। तो बी इसको क्या करेगा? चर्च देगा। तो चर्च जो है वो हकीकत में आपको पता है कि जनाब ये फॉरबिडन बाय लॉ है, कि आप इसकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो ये आपकी कंसिडरेशन क्या है? अनलॉ। क्लियर? मैं साथ साथ आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो भी पढ़ता जाता हूं। एग्जांपल नंबर 44 जनाब, अमीर promises to obtain for फकीर एंड एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस। ये जो कहते हैं ना जनाब इतने पैसे दो तो तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवा देंगे, ये वो बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, इतने पैसे दो तो तुम्हें CSP ऑफिसर बना देंगे, ये वो बात कर रहा है जी। एंड फकीर promises to pay ₹1,000 टू अमीर। अमीर ने क्या फकीर को कहा कि तुम्हें मैं सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा, उसके बदले में फकीर ने क्या कहा? मैं तुम्हें 1,000 रुपये दे दूंगा। मुझे बताइए, क्या रिश्वतखोरी, क्या पैसे के बदले में सरकारी नौकरी हलाल है या हराम है, गलत है या ठीक है?
जी। तो लॉ कहता है कि ये फॉरबिडन बाय लॉ है, आपको मेरिट पे आना पड़ेगा, आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, आपको पहले CSS राइटिंग में सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद राइटिंग में आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद जनाब आपको इंटरव्यूज़ क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी एलोकेशन होगी मेरिट पे आने के लिए। पैसे दे के आप CSP ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर या ASP आप नहीं बन सकते, ठीक है जी। तो ये इस वजह से बात कर रहा है कि जनाब क्योंकि ये अनलॉफुल है, ये फॉरबिडन बाय लॉ है, तो लिहाजा ये कंसीडरेशन जो 1000 रुपये की कंसीडरेशन है वो क्या है, गलत है। इसके बाद जनाब दूसरे नंबर पे कहता है जी इट इज सच नेचर दैट इफ इट इज अलाउड इट विल ब्रीच any provision of any law। और ये कंसिडरेशन ऐसी नेचर की है कि अगर हम इसको अलाउ कर दें, मतलब कंसिडरेशन इटसेल्फ गलत नहीं है, लेकिन अगर हम इस कंसिडरेशन को अलाउ कर दें तो ये किसी और कानून की, किसी भी कानून की प्रोविजन को ब्रीच करेगी, ठीक है जी। थोड़ी सी एग्जांपल आपको देता हूं। ए और बी इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट होता है। ए कहता है कि सर मुझे 10 लाख रुपए उधार पे दे दें, 10 लाख रुपए क्या कर दें, उधार पे दे दें। तो बी कहता है ठीक है। क्या उधार पे पैसे लेना गलत है? कंसिडरेशन ठीक है ना। बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, उसको पैसे वापस मिल जाएंगे। ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, उसको भी उधार मिल जाएगा। बी कहता है कि भाई पैसे करने के हैं। कहता है जी मेरा एक बेटा है सी। ए कहता है बी को कि मेरा एक बेटा है सी, उसकी मैंने शादी करवानी है, लेकिन अभी उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 16 साल है। मैंने अपने बेटे की शादी करवानी है, उसकी एज अभी कितनी है, 16 साल है, इसलिए मुझे उधार पे पैसे चाहिए। अब लॉ कहता है कि अगर मैं इसका ये एग्रीमेंट ठीक डिक्लेयर कर दूं तो ये इन पैसों से अपने बेटे की शादी करवाएगा, और ये अर्ली मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की वायलेशन है। पाकिस्तान के अंदर एक कानून है कि जब तक बेटा या बेटी जो है वो मेजर नहीं हो जाते तब तक आप उनकी शादी नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसके लिए एक अर्ली मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मौजूद है। कहता है जी अर्ली मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, इस लॉ की वायलेशन हो जाएगी अगर मैं ये एग्रीमेंट अलाउ कर दूं। तो लिहाजा इसकी वजह से कि जनाब क्योंकि ये अर्ली मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की वायलेशन कर देगा ये पैसों से, इसलिए हम इस कंसिडरेशन को भी क्या कह देंगे, अनलॉफुल कह देंगे, ऑल्दो ये अनलॉफुल नहीं होती। इसी तरह अगर ये कहे जनाब 10 लाख रुपए से मैंने जुआ खेलना जाके, तो जुआ खेलने का जो एग्रीमेंट, मतलब ये उसी टाइम पे जुआ खेलने के लिए उधार पे पैसे लेना गलत बात नहीं है, लेकिन उधार पे पैसे लेके जुआ खेलना गलत बात है। समझ रहे बात को? इट्स ओके। नहीं, वो बताना पड़ेगा ना उसके पास पैसे कहाँ से। अगर वो नहीं बताता तो फिर तो हम अलाउ कर देंगे इसको, लेकिन हमें जब पता है कि जनाब इसने बताया है कि जनाब ये मसाइल है, तो अब यहाँ पे हम इस बेस पे इस कंसिडरेशन को गलत कह देंगे। हाँ जी बेटा, ओके। यहाँ तो क्या मसला मसाइल। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 45 आपकी बुक की मैं पढ़ने जा रहा हूं, देखिएगा। कादिर फेल्स टू पे हिज लोन एंड हिज हाउस इज ऑक्शन फॉर रिकवरी। भाई ने उधार लिया था, कादिर भाई ने, तो वो पैसे वापस नहीं कर सके, तो उसके घर की नीलामी हो गई। क्या हुआ फिर? अकॉर्डिंग टू लॉ द डिफॉल्टर कादिर इज प्रोहिबिटेड टू बिड, सो ही अपॉइंट्स एन एजेंट टू द बिड फॉर हिम एंड लेटर ट्रांसफर द हाउस। अब वो एज पर लॉ जो डिफॉल्टर होता है, यानी कि जिसके घर की, जिसकी जायदाद की नीलामी हो रही होती है, वो बोली नहीं लगा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी डिफॉल्टर है। तो उसने क्या किया, उसने अपने बिहाफ पे एक बंदा, जिसको हम एजेंट कहते हैं, एजेंट का मतलब ये नहीं होता जनाब वो ISI का बंदा हो या रॉ का बंदा हो। एजेंट का मतलब ये होता है कि जो बंदा किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे बिहाफ पे ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, या सर जाहिद के बिहाफ पे ये यहाँ पे खड़ी होकर रिकॉर्डिंग कर रही है, तो ये सर जाहिद की एजेंट है, ये मेरी एजेंट है, ठीक है। आप इनको ISI की या रॉ की एजेंट नहीं समझ लेना, ठीक है जी।
तो अब एजेंट का मतलब होता है कि जो आप किसी के बिहाफ पे जो बंदा काम कर रहा हो। तो कहता है जी कादिर भाई ने क्या किया, कादिर भाई खुद तो आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने बिहाफ पे एक बंदा भेज दिया, ठीक है, जिसको हम लोग एजेंट कहते हैं। तो उस बंदे ने बोली लगाई और अपने घर अपने नाम पे ट्रांसफर कर ले। तो घर अल्टीमेटली ट्रांसफर किसके नाम पे हुआ, कादिर भाई के नाम पे हुआ। तो आगे देखिए क्या कह रहा जी, द एग्रीमेंट इज वॉइड एज अ ट्रांजैक्शन इन फैक्ट इज अ परचेज बाय द डिफॉल्टर एंड वुड सो डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। क्लियर, उसने लॉ की ब्रीच कर दी, लिहाजा अब ये एग्रीमेंट गलत हो गया क्योंकि कंसीडरेशन जो है वो अनलॉफुल हो गई। क्लियर, एनी अदर प्रॉब्लम? चलें जी आगे। अच्छा, इसके बाद जनाब थर्ड नंबर पे कहता है जी, अगर ये कंसीडरेशन ही फ्रॉडुलेंट हो, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट का मतलब जनाब फॉर एग्जांपल ए और बी इन दोनों ने जनाब मिलकर एक बैंक लूटा और ईमानदारी कहता है जी ईमानदारी के साथ हम पैसा 50-50 करेंगे। ओ भाई सियासतदान बहुत ऊपर की चीज है भाईजान, ये सिर्फ इन बेचारों ने बैंक लूटा है, सिर्फ स्टेट बैंक लूटा है। यहाँ पे तो जनाब स्टेट बैंक क्या, मैं कहता हूँ कमर्शियल बैंक और पता नहीं कौन कौन से बैंक्स मुल्क लूट के लोग जनाब चले गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, मुझे नहीं उठाते मुझे, हाँ जी नहीं वैसे भी मुझे नहीं उठाते। देखिए मैं कोई रियलिटी बयान कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, मैंने नाम लिया किसी का? जी जी मैंने मुल्क, मैं भाई साहब इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर ये मसला हुआ था कि वहाँ के लोग, जो एक बंदा था वहाँ पे, एक मैं नाम उसका शायद आपने देखा होगा, स्कैम 1992 के नाम से एक सीजन है, हर्षद मेहता। उसने जनाब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सुनहरी बैंक और पता नहीं कौन कौन से बैंक से उसने जनाब लूट, वो एक था वहाँ पे, पता सुनहरी था कि पता नहीं कौन सा था जनाब, उसने वो सारे के सारे बैंक जो हैं वो लूटे। एनीवेज वापस आ जाएं। अब लॉ कहता है क्योंकि कंसिडरेशन पैसे किस चीज के हैं, लूटे हुआ माल है, तो लूटा हुआ माल हकीकत में फ्रॉड के जुमरे में आता है, ठीक है जी। अब फ्रॉडुलेंटली अगर आप कोई अमाउंट किसी कंसिडरेशन ही फ्रॉडुलेंट है, किसी को धोखा दे के, कोई टैक्स इवेड करके, हुकूमत को जनाब हमने कहा जनाब हुकूमत को टैक्स चक्कर जो है वो देते हैं, थोड़ा सा ज़रा चक्कर देते हैं, और टैक्स आपका कितना बनता है कंपनी से, आप लोगों ने बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने पूछा कि भाई आपका रेवेन्यू कितना वो सारा, आपने कहा जी कंपनी को कि कंपनी बहन आपका जो टैक्स बनता है ना वो बनता है 1 करोड़, ठीक है, कितने पैसे बनते हैं 1 करोड़, मैं आपका टैक्स माफ़ करवा देता हूँ, 0 करवा देता हूँ। ये आप में गट्स होते हैं, ये आप में गट्स होते हैं, मैं ओपनली कह रहा हूँ, पूछते हैं कितना टैक्स करवाना है, ठीक है, हम नहीं पूछते लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि कितना टैक्स करवाना है, तो जी तो इसमें ये गट्स होते हैं। नहीं हम टैक्स प्रैक्टिशनर भी होते हैं ना, तो जनाब आपके अंदर ये गट्स होते हैं बीइंग सीए कि आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि भाई कितना टैक्स करवाना है। जाहिर बात है आप उनका टैक्स बचाएंगे तो ही आपको वो पैसे देगा ना ज़्यादा, खाली रिटर्न फाइल करने के लिए तो वो लॉयर्स भी बैठे हुए हैं जो 1-2 हज़ार में रिटर्न आपके फाइल कर देते हैं। तो आप रिटर्न फाइल करने के चार्जेस लेते हैं, एक छोटी सी रिटर्न फाइल करने के, इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करने के 20,000 रुपये, और एक वकील जो है वो 1,000 रुपये में रिटर्न फाइल कर देता है, तो वो 1,000 और 20,000 में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है सर्विसेज का। तो खैर आप कहते हैं कि जी टैक्स आपका 1 करोड़ बनता है, ऐसा करते हैं मैं आपका टैक्स करवा देता हूँ 0, आप इसके बदले मुझे 10 लाख रुपए दे देना बस। ये डिटेक्ट नहीं हो सकता? क्या ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, पकड़ा नहीं जाता? कैसी बातें कर रही हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप बात कर रही हैं। 1 करोड़ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा ही कंपनी को लॉस में शो करवाता है, और उस कंपनी के जो ओनर्स हैं वो लंदन में फ्लैट्स खरीद रहे होते हैं। जी नहीं नहीं नहीं, हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उन कंपनीज को लॉस शो करवा के, टैक्स 0 दिलवा के, उनके ओनर्स को लंदन में फ्लैट्स दिलवा रहे हैं, उनके आने वाली 7 नस्लों को अमीर कर रहे हैं।
हाँ जी, दुबई में भी है वो, तो दुबई तो मस्ट है ना। तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम कर रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म क्या नहीं कर सकती? ओके, तो एनीवेज हम बात करें जी फ्रॉड की, तो फ्रॉड से कमाया हुआ पैसा कि जनाब 10 लाख रुपए आप हमें दे दो। अब ये जो एग्रीमेंट होगा यहाँ पे कंसिडरेशन 10 लाख रुपए टैक्स को खत्म करके, ठीक है जी, टैक्स को छुपा के, टैक्स चोरी करके जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो पैसा भी क्या कहलाएगा? फ्रॉडुलेंट कहलाएगा। अब इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि जनाब अगर कंसिडरेशन ही फ्रॉडुलेंट है तो वो क्या होगी? कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी। तो इस तरह के एग्रीमेंट क्या होंगे? अनलॉफुल होंगे। क्लियर? देखिए जरा एग्जांपल नंबर 46 बेटा। आबिद, साजिद एंड अमजद agreed to divide the cash obtained by tax refund on the basis of fake documents. अभी टाइम है यार, नहीं यहाँ पे नहीं रखना। अच्छा जी, तो अब इन तीनों ने भाइयों ने क्या किया जनाब? आबिद, साजिद एंड अमजद agreed to divide the cash obtained by tax refund on the basis of fake documents. फेक डॉक्यूमेंट दिखाए और टैक्स रिफंड ले लिया। ठीक है, जो कहा कि जनाब ईमानदारी के साथ हमने आपस में क्या करना है? पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कहते हैं जनाब हेल्ड द ऑब्जेक्ट वाज अनलॉफुल बीइंग फ्रॉडुलेंट एंड एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है जी, इसके बाद जनाब इट इंप्लाइज injury to a person or its property. किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना मतलब सुपारी देना किसी की, समझते ना? सुपारी देना, ए ने बी से कहा किसी को मार दो तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तो ये सुपारी देना, सुपारी हकीकत में क्या है? अनलॉफुल कंसिडरेशन है। इसी तरह नॉट ओनली किसी बंदे को फिजिकली हिट करना, बट उसकी प्रॉपर्टी, किसी बंदे की गुडविल उसकी प्रॉपर्टी होती है। किसी को डिफेम करना, ठीक है जी, किसी को डिफेम करना, किसी की प्रॉपर्टी को जला देना। ओके जी जी, मेरी जनाब मैं पूरे दिल से जो है मैं उनके साथ हूं। गलत बात है ये। देखिए, सरकारी तंसीबात को जलाना या नुकसान पहुंचाना जुर्म है, नाकाबिले माफी जुर्म है। नहीं भाई साहब, मैं नहीं गया था। अच्छा, मैं ओपनली बता रहा हूँ, मैं पीटीए के सपोर्टर नहीं हूँ, मैं नहीं गया था। यस यस। अच्छा जी, तो हुआ ये कि ए ने बी के खिलाफ एक डेफेमेटरी आर्टिकल लिखा। डेफेमेटरी आर्टिकल मतलब उसको डिफेम करना, उसकी गुडविल को नुकसान पहुंचाना, उसके बारे में उसके ऊपर इल्जामात लगाने, गलत बातें उसकी करना, जिसको हम लोग डेफेमेशन भी कहते हैं। अगर आप किसी बंदे के ऊपर कोई उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें तो वो बंदा आपके खिलाफ जो है वो डेफेमेशन का केस कर सकता है, जिसके आपको अच्छा खासा डैमेजेस मिलते हैं, जिसको हम हद तक के इज्जत बोलते हैं। अब जब हम अक्सर कहते हैं ना कि जनाब ये बंदा या तो माफी मांगे या मैं इसके खिलाफ जो है वो केस करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा और इससे मैं 1 अरब रुपए का हर्जाना हासिल करूंगा, डैमेजेस लूंगा, तो वो डैमेजेस या हर्जाना जो है वो हकीकत में किस सूरत में आपको मिलता है? डेफेमेशन के केस में। डेफेमेशन मतलब किसी को डिफेम करना, किसी को उसके नुकसान पहुंचाना, गलत बयानी करना। तो ए ने बी के खिलाफ जनाब एक डेफेमेटरी आर्टिकल लिखा, ठीक है, किसके कहने पे? सी के कहने पे। सी ए को कहता है कि भाई बी के खिलाफ डेफेमेटरी आर्टिकल लिखो, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। तो ये कौन सा एग्रीमेंट है? किसी बंदे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट है, क्योंकि गुडविल जो होती है वो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट क्या हो गया? इसकी जो कंसिडरेशन 1 मिलियन की है ये हकीकत में क्या हो गई? ये अनलॉफुल हो गई। क्लियर? यहां तक के मसले मसाइल। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जनाब आपके पास आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। 47 एग्जाम्पल नंबर। आबिद प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू साजिद ऑन agreeing to publish a defamatory article against Arsalan. It was held that, अच्छा ये जो लिखा ना it was held या held, ये बेसिकली कोर्ट की वर्डिंग होती है, ये कोर्ट की वर्डिक्ट होती है।
कि जिसमें कोर्ट कहता है ना जनाब ये फैसला है हमारा, तो इट वॉज हेल्ड का मतलब होता है कि जनाब ये फैसला सुना दिया गया। ठीक है जी, इट वॉज हेल्ड दैट साजिद कुड नॉट रिकवर द अमाउंट बिकॉज द एग्रीमेंट वॉज वॉइड एज इट इन्वॉल्व इंजरी टू अ पर्सन। क्लियर? इसके बाद जनाब आपके पास लास्ट में जनाब इफ कोर्ट रिगार्ड्स इट immoral and opposed to, और लिख लें एंड लिख लें, एक ही बात है, इमोरल भी और अपोज टू भी, और लिख लें जी, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखिए इमोरल का मतलब होता है गैर इखलाकी। अब गैर इखलाकी जो है अगर कोर्ट डिक्लेयर करेगी तो आप लोगों ने गैर इखलाकी इसको डिक्लेयर नहीं कर देना। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ पे हम कहते हैं जी शॉर्ट्स जो हैं वो इमोरल कंसीडर किए जाएंगे अगर आप शॉर्ट्स अपने इंस्टीट्यूट में पहन के आ जाए। लेकिन क्या कोर्ट जो है वो शॉर्ट्स को इमोरल डिक्लेयर करती है? नहीं करती। अगर कोई बंदा शॉर्ट पहन के आ जाए तो हम क्या कहेंगे, क्या ये इमोरल है? एज पर लॉ तो हम कहेंगे नहीं भाई साहब इमोरल नहीं है, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, हम उसको एंटर नहीं होने देंगे यहाँ पे। ठीक है, बट क्या एट द सेम टाइम ये इमोरल है बाय लॉ? तो हम कहेंगे नहीं, बाय लॉ इमोरल नहीं है। क्लियर? समझ आ गई बात को? तो हमने देखना है कि कोर्ट इसको इमोरल डिक्लेयर करती है कि नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि जनाब ए बी के साथ वादा कर लेते हैं, बल्कि एग्जांपल यहां से पढ़ते हैं, आपकी बुक में बड़ी अच्छी एग्जांपल है। देखिए जी, आबिद हु इज गार्डियन टू तनवीर promises to exercise his influence as such with Tanveer in favor of फरहान। आबिद कौन है जी? तनवीर का गार्डियन है। अब वो वादा करता है फरहान के साथ, उसने वादा किया कि जनाब जब वो तुम्हारे साथ कोई एक एग्रीमेंट करेगा तो मैं अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर एक्सरसाइज करूंगा। जैसे कि अक्सर हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे से वो काम करवा लेते हैं जो हम नहीं चाहते करना। नहीं, हमेशा नहीं, अक्सर ऐसे करते हैं। उसके साथ तुमने शादी ना की तो समझ लो कि मैं गया। वो बंदा या बंदी हमें पसंद हो या ना हो। भाई साहब मैंने इसलिए सिंगल हूं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई नजर में है तो बता दीजिए। अभी ठीक है। आगे चले वापिस आ जाते हैं। देखिए मेरे साथ पर्सनल होंगे तो मैं फिर आपके साथ होऊंगा पर्सनल। आप बेशक फैसलाबाद से हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको देखने के बाद नहीं। ओके वापिस आ जाए आगे जी। अच्छा यार ये थोड़ा सा जो है ना वो पर्सनल हो गया, लेकिन इट्स ओके। अच्छा सुन लें, देखिए बेटा अब होता यह है कि जब आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं किसी भी एग्रीमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स भी कहते हैं कि तुमने अगर ये काम ना किया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे, तो फिर वो ये बात सुन के ही हम कहते हैं कि यार भाड़ में जाए सारी दुनिया, हमें अपने पेरेंट्स सबसे ज़्यादा अजीज हैं, तो हम वो काम कर जाते हैं। लेकिन बाद में हमारे साथ जो होता है वो हम जानते ही हैं। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो इसमें यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या रहा है जी, जनाब तनवीर आबिद जो है वो तनवीर का गार्डियन है और उसने फरहान के साथ एग्रीमेंट किया है कि तनवीर जब तुम्हारे साथ ये एग्रीमेंट कर रहा होगा तो मैं तनवीर पे अपना इन्फ्लुएंस क्या करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए जनाब आगे क्या कह रहा है जी, एंड फरहान प्रोमिसेस टू पे ₹1000 टू आबिद। और फरहान ने कहा कि जनाब इस इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करने के लिए मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो अब मुझे बताइए कि क्या किसी पे अपना इन्फ्लुएंस लगा के किसी से काम निकलवाना क्या ये मॉरल है कि इमोरल है? इमोरल है। इसी तरह इसके नीचे वाली एग्जांपल बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। नीचे वाली एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 49।